हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो कि है आपके रिज़ल्ट को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। 10th और 12th दोनों का ही एक ही साथ ममता बनर्जी ने अनाउंस किया था और अपने ट्विटर अकाउंट पे भी डाला था कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो नहीं होंगे। अब बात आती है कि एग्ज़ाम्स नहीं होने के बाद भी आपको रिज़ल्ट मिलना है, ठीक है। कोई छोटी बात नहीं है। 10th और 12th के एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट होती है, मार्कशीट होती है, वो आगे भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अब ये 10th और 12th के रिज़ल्ट कैसे बनेंगे, इस चीज़ को लेकर के कल एक न्यूज़ आई है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि किस तरह से आपके मार्क्स जो है वो बनेंगे और क्या क्या क्राइटेरिया होगा कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, और साथ साथ अगर आप उस मार्क्स से खुश नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं आप, वो भी गवर्नमेंट ने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं 10th क्लास की बात करूंगा। तो 10th क्लास में क्या है कि 10th क्लास के जो भी मार्क्स बनेंगे वो आपके 9th क्लास में जितने मार्क्स आए होंगे उसमें से 50% मार्क्स लिया जाएगा। और आपके क्लास 10th में जो आपने असाइनमेंट्स वगैरह जमा किए हैं या फिर स्कूल ने पहले अगर एग्ज़ाम लिया हो या कोई टेस्ट लिया हो, उस चीज़ के आधार पे वहाँ से 50% मार्क्स लेकर के आपको दे दिया जाएगा। और ये दोनों मिलाकर के जितने मार्क्स आपके बनेंगे वही आपके रिज़ल्ट में होगा। और ये हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 9 में जो सब्जेक्ट्स रहते हैं सेम सब्जेक्ट आपके क्लास 10th में भी रहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग करके निकाल लिया जाए। तो बात ये आती है कि अगर आपके 9 क्लास में मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल सी बात, कि आपके 10th के रिज़ल्ट पे असर पड़ेगा। अगर आपने 9th में अच्छे मार्क्स नहीं लाए हैं तो 10th में आपका बहुत मतलब मार्क्स बहुत ज़्यादा ख़राब होने का चांस है। लेकिन वहीं अगर आपने 9th में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जनरली जो बच्चे होते हैं वो 9th में उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बल्कि 10th में जा कर के, क्योंकि वो बोर्ड ईयर होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। वैसे भी 9th का जो भी सिलेबस है वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालता आपके 10th के सिलेबस को। इसीलिए खासकर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ का 9th से और 10th से बहुत दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं होता। इवन आपको 9th क्लास की मैथ सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि पहले चैप्टर का ही ज़रूरत पड़ता है, बाकी आगे बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं। तो अब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि आपके 9th क्लास के जो मार्क्स हैं वहाँ से 50%। अब सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है जिसका 9th में सपोज़ 90 मार्क्स आया है, ठीक है। 9th की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 9th की बात कर रहा हूँ, 9th में 90 मार्क्स आए हैं और 10th के इंटरनल असेसमेंट या फिर असाइनमेंट में आपको स्कूल ने, सपोज़ कीजिए जैसे असाइनमेंट जो भी होता है या फिर इंटरनल असेसमेंट जो होता है उसमें 10 मार्क्स करके रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हो सकता है फ़ायदा मिले। अब कोई स्कूल जो है वो यूनिट टेस्ट लेते हैं, बीच में मिड टर्म एग्ज़ाम्स भी लेते हैं 20 मार्क्स के। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है स्कूल को कि स्कूल कौन से मार्क्स लेकर के चलेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 10th के रिज़ल्ट की, तो यहाँ से 50% अगर लिया जाए तो चलिए 45 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं। और अगर यहाँ से आपके 50% मार्क्स लिए जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50% इसका 5 यानी कि इसका 10 गुना यानी 50। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने हो गए आपके, 95। तो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि ये जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा दिखता हो, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप 9th में अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ, ठीक है। वैसे ये चीज़ करने का एक और फ़ायदा भी गवर्नमेंट को है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में स्कूल के हाथ में मार्क्स रहता है, तो और स्कूल जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड करती ही है। 10 में से अगर 10 मार्क्स का अगर आपका इंटरनल असेसमेंट हुआ है या फिर असाइनमेंट जमा हुआ है तो वहाँ से कहीं ना कहीं करके बहुत कम अगर मार्क्स दिए जाते हैं तो 8 दिए जाते हैं 10 में से, किसी को 9 मिल जाते हैं तो किसी को 10 में 10 मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो 50% वाला है एक्स्ट्रा, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो इससे इतना तो है कि आप फेल नहीं करोगे, ठीक है। अब बाकी बारी रहती है कि आपके 9th क्लास में कितने मार्क्स आए हैं उस पर। तो ये तो रहा 10th को लेकर के कि 10th के मार्क्स जो है वो किस तरह से बनाने का ये डिसाइड किया गया है। अब आगे अगर मैं बात करूँ 12th के बारे में, तो 12th का बहुत ही क्या बोलूँ मैं, अजीब सा ये
किया है। खैर इन्होंने भी सीबीएसई के फॉर्मेट को ही फॉलो किया है, ठीक है। वैसे सीबीएसई का फॉर्मेट जो है वो बहुत ही पेचीदा है। मैं आने वाले शाम को ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि सीबीएसई ने किस तरह से स्टूडेंट्स के मार्क्स को बताने का, मतलब 12th का, 10th का तो हो चुका उन लोगों का, 10th के सारे मार्क्स जमा हो चुके हैं, अब 10th का बस रिज़ल्ट आना बाकी है। तो सीबीएसई की बात, सीबीएसई में 12th का मार्क्स जो है वो किस तरह से बन रहा है, या फिर कैसे, आप अगर सीबीएसई में है तो आपको भी शाम को देखने को मिल जाएगा कि कैसे आपके 12th के मार्क्स बनने वाले हैं। तो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड की बात करूँ 12th के स्टूडेंट्स के बारे में, तो आपकी बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 10। अब मैं पहले बता दूं कि ये बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 10th में 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट में से आपके बेस्ट ऑफ 4 निकालने का मतलब क्या हो गया कि जिस 4 सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स बनते हैं, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स जिस 4 सब्जेक्ट में बनते हैं, उन चारों को ऐड किया जाएगा, ठीक है। सपोज़ कीजिए आपका अगर हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, सपोज़ 80 मार्क्स आए हैं, वहीं इंग्लिश में 85 मार्क्स आए हैं, 10th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 10th के बोर्ड के बात कर रहा हूँ मैं। तो 10th के बोर्ड में अगर आपके इस तरह से मार्क्स आए, सपोज़ कीजिए और मैथ में आपके अच्छे खासे मार्क्स आ गए, 90 प्लस मार्क्स आ गए, और सपोज़ कीजिए फिर साइंस में भी आपके सपोज़ यहाँ पे भी 90 प्लस मार्क्स अगर आ गए, ठीक है। तो ये, और हिस्ट्री मान लीजिए यहाँ पे बहुत होता है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करो, ज्योग्राफी में सपोज़ कीजिए इतने मार्क्स आ गए, और क्या बच गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अच्छा साइंस में फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस दोनों रहते हैं। तो यहाँ पर भी सपोज़ कीजिए आपको 90 प्लस मार्क्स मिले, ठीक है। अब यहाँ पर आपके बेस्ट ऑफ 4 लिए जाएंगे, मतलब जिस 4 सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, जैसे यहाँ पे 4 इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और लाइफ साइंस, तो इन चारों को ऐड कर दिया जाएगा। और जैसे यहाँ पे ऐड करने पे कितना हो जाता है, यानी कि 355 मार्क्स आते हैं। अब 355 में से आपको क्या करना है, यहाँ पर से इसका एवरेज ले लिया जाएगा, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करके, तो ये हो गया 36, अच्छा 4 32, लगभग सपोज़ कीजिए यहाँ पे 90 मार्क्स यानी 89 मार्क्स जो बनते हैं। 89 का, अब 89 का क्या करेंगे ये लोग, 89 का ये लोग कर देंगे क्या, 40% ले लेंगे, ठीक है। 89 का 40%, ठीक है। अब 40% 89 का कितना हो गया, लगभग 36 मार्क्स। यानी कि ये जो 36 मार्क्स है ना, ये क्या किया जाएगा, आपके 12th के जितने सब्जेक्ट हैं उन सब में ऐड कर दिया जाएगा। 12th के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब में 36 करके पहले ही प्लस कर दिया जाएगा, 36 करके प्लस किया जाएगा। अब इसके बाद जो एडिशन होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स, जो यहाँ पे 40% मार्क्स चलिए 10th के ले लिए, अब 60% जो मार्क्स है वो 11 क्लास के थ्योरी रिजल्ट से लिया जाएगा, ठीक है। अब आपके 12th के जो प्रोजेक्ट्स है, प्रैक्टिकल से, वो तो मार्क्स जैसे थे वैसे ही रहेंगे। 12th के प्रैक्टिकल में जो आपके 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, 30 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल होते हैं, वो तो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन अलग से रहेगा। यहाँ थ्योरी वाले पार्ट की अगर सिर्फ बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि 10th क्लास से 40%, तो यहाँ पे हमने लगभग 90 एवरेज लेकर के ये 36, और 11th में जो आपने हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स लाया है, उस हर एक सब्जेक्ट का 60% करके निकाल के इसमें ऐड कर दिया जाएगा, और वही आपके 12th के पर सब्जेक्ट के मार्क्स बनेंगे। तो ये कोई मैंने बहुत पेचीदा चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे बारी आती है स्कूल की, कि आपका रिज़ल्ट स्कूल कैसे तैयार कर रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो है ना, वो 11th के जो थ्योरी के रिज़ल्ट होते हैं वो बोर्ड को नहीं भेजे जाते। बोर्ड को ना भेजे जाने का कारण कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को 12th में प्रमोट कर दिया जाता है। मेनली बहुत रेयर केस में होता है जो स्कूल जो है वो किसी स्टूडेंट को फेल करके वापस से 11th क्लास में ही रख ले, लेकिन जनरली 11th से सबको पास करके 12th में भेज दिया जाता है ताकि वो सब बोर्ड एग्ज़ाम दे पाएँ। अब 11th में आपके कितने मार्क्स आए हैं आपके हाथ में रहता ही है, आपके पास पता ही है। अब ये मार्क्स चूँकि बोर्ड में नहीं भेजे जाते हैं, तो इस थ्योरी वाले पोर्शन में कितने मार्क्स बच्चे के आए हैं, इसको शो करने का काम स्कूल जो है वो गवर्नमेंट को कर सकती है।
अब कैसे कर सकती है? अब ये पूरा का पूरा मामला चला जाता है स्कूल के हाथ में कि स्कूल ने बच्चे को कैसा मार्क्स दिया है या आने वाले टाइम में कैसे मार्क्स देंगे। स्कूल के पास थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि यही चीज़ कि उन्होंने मार्क्स पहले नहीं भेजे, तो उनके हाथ में पूरा का पूरा 100 मार्क्स आपके 11th क्लास के हैं। वो इसमें कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है आपको कम मार्क्स दें, हो सकता है आपको ज़्यादा मार्क्स दें। पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो स्कूल के हाथ में कर दिया गया है। ओके, तो अब आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि आपके 12th और 10th के रिज़ल्ट जो है वो कैसे बनने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो पास करने वाले हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो भी बच्चे हैं वो पास ही करेंगे, उनको और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब कैसे दिक्कत नहीं आने वाली है? देखिए 10th और 12th में ऑलमोस्ट लगभग 12 लाख लोग, 12 लाख बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देने वाले थे ऑलरेडी। और 12th की बात करूँ तो उसमें 10 लाख बच्चे जो है वो 12th में एग्ज़ाम देने वाले थे। तो ये 12 लाख में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर उसने असाइनमेंट न जमा किया हो तो ही वो फेल करने का उसकी फेल करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं अगर उसने असाइनमेंट जमा ना किया हो तो। नहीं तो फिर अगर आपने असाइनमेंट जमा किया है अपना, जो 10 मार्क्स के असाइनमेंट होते हैं, तब फिर मुझे नहीं लगता कि ये 12 लाख में से एक भी बच्चा फेल करेगा। और वहीं ये जो 12th के जो 10 लाख बच्चे हैं उसमें भी अगर उसके 10th के मार्क्स अच्छे आए होंगे, ठीक है। अब कोई भी ये सोच करके 10th का एग्ज़ाम नहीं देता कि ये मार्क्स जो है वो 12th में ऐड होंगे या फिर कुछ होगा। हाँ, लेकिन इस साल के बच्चों के साथ ऐसा होने वाला है कि उनके 10th के मार्क्स जो है वो 12th में ऐड होंगे। अगर 10th में अच्छे मार्क्स आए हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चे भी बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनको फेल किया जाएगा। वैसे रेयरली किसी को भी फेल करना इसमें मुश्किल है क्योंकि आपके स्कूल के पास बहुत सारी अथॉरिटी है, बहुत सारा पावर आ गया है स्कूल के पास कि वो आपको पास करवा सके, ठीक है। तो इस साल मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पासिंग परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 100% तक चला जाएगा, 10th का और 12th का भी। चलिए, तो बस इसी के साथ अच्छा एक और बात मैं बता दूं कि जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे और किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, उनके लिए अभी कोई जानकारी नहीं आई है। अगर वो ऐसा सोच करके बैठे हैं कि उनका भी क्लियर हो जाएगा तो इस बात को अभी बिल्कुल भी मान करके मत बैठिए कि आप जो अपने पिछले साल अगर किसी सब्जेक्ट में फ़ेल किया हो, या फिर कोई बच्चे ऐसे होते कुछ ज़बरदस्ती फ़ेल करवाते खुद को ताकि वो और अच्छे मार्क्स लाए, तो उनके लिए भी ये बात लागू होती है कि उनके लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसेस अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी तक गवर्नमेंट ने वो प्रोसेस अलाउ नहीं किया है, अनाउंस भी नहीं किया है। हो सकता है आने वाले टाइम में जब सिचुएशन अच्छा हो तो आपका एग्ज़ाम करवाया जाए। इवन और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप मान लीजिए इस रिज़ल्ट से, आपके रिज़ल्ट से आप अगर खुश नहीं हैं तो आप स्कूल में जाकर के बोल सकते हैं, वो आपका जो नया रिज़ल्ट आएगा उसको कैंसिल करके आपके लिए एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट दोबारा करवाए जाएंगे। और यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है आपके साथ कि आप एग्ज़ाम ना दो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ना बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए हैं, आपको और ज़्यादा मार्क्स चाहिए थे या फिर और ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं, तो आप ज़रूर जाइए स्कूल में और बोलिए कि नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है। तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि सिचुएशन ठीक नहीं हो जाता है, आपके एग्ज़ाम कराए ही जाएंगे, ठीक है। अब नुकसान और लाभ मैं दोनों इसमें बता देता हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको क्या नुकसान लाभ होगा, अगर आपने एग्ज़ाम ना दिया तो क्या नुकसान और क्या लाभ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सपोज़ करते हैं कि आपको मार्क्स जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में 75% 10th में मार्क्स मिल गए या फिर 12th में, जिसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 75% मार्क्स मिल गए। अब आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 75 नहीं, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, तो आप स्कूल में जाइए, बोलिए कि सर मैं अपना एग्ज़ाम दोबारा देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कम मार्क्स डिज़र्व करता हूँ, मुझे और मार्क्स चाहिए। तो स्कूल आपके रिज़ल्ट को लेकर के आपका रिज़ल्ट कैंसिल करवाएगी बोर्ड को बोल करके, और आपको दोबारा से एग्ज़ाम दिलाने के लिए एडमिट कार्ड वगैरह जारी किए जाएंगे आने वाले टाइम में और आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा,
ठीक है। अब ये आने वाला टाइम कितना टाइम लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि 10th के बच्चे अगर मान लीजिए पास कर गए तो रिज़ल्ट की भी अनाउंसमेंट की गई कि रिज़ल्ट जो है जुलाई एंड तक आपके रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब अगर जुलाई एंड तक रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए गए तो ठीक रिज़ल्ट अनाउंस होने के 1-2 दिन के बाद ही, एक्चुअली एक ही दिन के बाद ही स्कूल्स जो है एडमिशन स्टार्ट कर देंगे। 10 से 11 के एग्ज़ाम, 11th में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा और 12th के रिज़ल्ट निकलते ही जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है वो कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एडमिशन जुलाई के अंत में रिज़ल्ट निकलने के बाद अगस्त में एडमिशन हो जाएगा और अगस्त के तुरंत ही आधे अगस्त के बाद ही आपकी क्लासेस भी हो सकता है शुरू हो जाए। अगर ऑनलाइन क्लासेस किसी स्कूल में होते हो तो वो ज़रूर शुरू हो जाएंगे। अब बारी आती है कि आपने अगर ये सोचा कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दूंगा तो आपको हो सकता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पता नहीं कब तक आपको वेट करना पड़ जाए, क्योंकि कंडीशन कब ठीक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे अभी आपने सुना होगा कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं, 1 लाख से कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन यही दूसरा पहलू ये भी है कि टेस्ट कम हो चुके हैं। जितने कोविड के टेस्ट होते थे पहले, जिससे कि 4 लाख पार कर गया था, उतने नहीं हो रहे हैं अब टेस्ट। उतने टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो कोई शो नहीं हो रहा है कि कितने लोग कोविड पेशेंट हैं, कितने कोविड इन्फेक्टेड हैं, ये सारी चीज़ें कुछ भी शो नहीं हो रही हैं। अब शो नहीं हो रही हैं तो इसका रीज़न यही है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है। तो अगस्त सितंबर पता नहीं कब होगा, इसीलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप लोग जितने भी मार्क्स आपको मिलते हैं, अगर आप थोड़े से भी संतुष्ट हैं तो आप उसी को लेकर के आगे की पढ़ाई ज़रूर जारी कीजिए, ठीक है। और आगे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपके हाथ खुले हुए, आपकी जो मर्ज़ी आप वो फैसला ले सकते हैं, ठीक है। ये 10th और 12th दोनों के लिए। ओके, तो बस मैं इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। अब आप अपनी आगे की पढ़ाई अच्छे से कीजिए और ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि जुलाई के अंत तक आपके रिज़ल्ट जो है वो आ जाएंगे। ओके, तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।